नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी कि सोमवार से शुक्रवार की कॉरपोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉरपोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। तो पहली खबर वेदांता से जुड़ी है। दरअसल वेदांता ने फिर से डीमर्जर की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया है। डीमर्जर की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। एनसीएलटी और अन्य सरकारी अथॉरिटी से मंजूरी में देरी का यहां पर हवाला दिया गया है। इससे पहले मार्च 2025 से डेडलाइन शिफ्ट कर दी गई थी और ये सितंबर 2025 तय की गई थी। जरूरी खुलासों की कमी के चलते पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय की आपत्ति के चलते ही एनसीएलटी ने 8 अक्टूबर तक ये जो सुनवाई है वो टाल दी थी। 6 अक्टूबर को वेदांता के शेयर ने मजबूत शुरुआत के बाद 467 रुपये 10 पैसे तक का गोता लगाया, लेकिन क्लोजिंग निचले स्तरों से रिकवरी के साथ 471 रुपये 50 पैसे के स्तर पर होती हुई नजर आई। अगली खबर आदित्य बिरला लाइफस्टाइल से जुड़ी है। दरअसल ब्लॉक डील के बाद एबी लाइफस्टाइल का शेयर यहां पर भागता हुआ नजर आया है। 7.24 करोड़ शेयरों की यानी कि करीब 6% हिस्से की ब्लॉक डील हुई है और 998 करोड़ रुपए में फ्लिपकार्ट ने कंपनी की 6% हिस्सेदारी को बेच दिया है। संस्थागत निवेशकों ने 7.31 करोड़ शेयर यानी कि करीब 6% हिस्सा खरीदा है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आदित्य बिरला एमएफ खरीदारों में शामिल हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और अन्य एंटिटीज ने भी ये शेयर जो हैं वो खरीदे हैं। तो 6 अक्टूबर को शेयर ने 150 रुपये 80 पैसे के आसपास का इंट्राडे हाई छुआ और लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग होते हुए नजर आई। अगली खबर जुड़ी है वोडाफोन आइडिया से। तो वोडाफोन आइडिया में इस हफ्ते खबरों का बाजार गर्म रहा। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर बकाये से जुड़ी सुनवाई दोबारा टाली जा चुकी है। एजीआर बकाये से जुड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक यहां पर टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर बकाये के रिकैलकुलेशन को लेकर ये अर्जी दी गई थी। सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा टाइम की मांग के चलते ये सुनवाई टाली गई है। कंपनी के वकील ने सरकार की मांग पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। मामले में 19 सितंबर को सबसे पहले सुनवाई हुई थी। 19 सितंबर से अब तक 3 बार ये जो सुनवाई है वो टाली जा चुकी है और अब एक अपडेट ये है कि तेजस मेहता को कंपनी का नया सीएफओ नियुक्त किया गया है और ये जो नियुक्ति है वो 6 अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी है। तेजस मेहता के पास भारत विदेश में 25 साल का एक्सपीरियंस है। 6 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने खुलते ही 8 रुपये 95 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 4% नीचे 8 रुपये 47 पैसे के स्तर पर होती हुई नजर आई। 7 अक्टूबर को खबर थी कि एजीआर बकाये के वन टाइम सेटलमेंट पर विचार सरकार कर रही है, ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया गया था। कंपनी पर कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एजीआर बकाया है। एजीआर बकाये पर ब्याज पेनल्टी पर छूट से सरकार यहां पर राहत दे सकती है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। बकाया रकम पर रियायत दे सकती है सरकार, जैसे कि हमने आपको बताया। 7 अक्टूबर को ही जब ये खबर आई तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 9% से ज़्यादा की तेजी के साथ 9.24 पैसे पर यानी कि 9 रुपये 24 पैसे पर इंट्राडे हाई के करीब कारोबार की यहां पर क्लोजिंग होते हुए नजर आई। अगली खबर अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ी है। दरअसल दिसंबर मध्य से जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेशन है वो शुरू हो सकते हैं। 8 अक्टूबर को उद्घाटन के बाद सीआईएसएफ को ये हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट को कमर्शियल ऑपरेशन के पहले दिन से ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इसको पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सबसे पहले यहां से अपनी उड़ानें शुरू करेंगे और रात में उड़ानों को एटीसी की मंजूरी के बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस यहां पर जुड़ती हुई नजर आएंगी। 7 अक्टूबर को अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों बाद 2617 रुपये 30 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% नीचे 2556 रुपये 50 पैसे के स्तर पर होती हुई नजर आई।
अगली खबर एस्टर डीएम हेल्थ केयर से जुड़ी है। दरअसल बीएससी और एनएससी से मर्जर के लिए यहां पर एस्टर डीएम हेल्थ केयर को एनओसी मिलती हुई नजर आई है। क्वालिटी केयर इंडिया के साथ मर्जर के लिए ये एनओसी यहां पर दी गई है। अब खबर आने के बाद 7 अक्टूबर को एस्टर डीएम हेल्थ केयर के शेयर ने 680 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई टच किया, लेकिन क्लोजिंग करीब 2% नीचे 658 रुपये 80 पैसे के स्तर पर होती हुई नजर आई। अगली खबर नायका से जुड़ी है। दरअसल 14.1 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील यहां पर होती हुई नजर आई है। शेयर ने 265 रुपये 60 पैसे का 52 वीक हाई भी यहां पर छुआ। 7 अक्टूबर को नायका के शेयर ने 265 रुपये 60 पैसे का 52 वीक हाई टच किया और करीब 0.25% ऊपर 259 रुपये 69 पैसे पर कारोबार का अंत होता हुआ यहां पर नजर आया। अगली खबर एमको एल्कोन इंडिया से जुड़ी हुई है। दरअसल दिग्गज निवेशक की एंट्री से एमको एल्कोन इंडिया का जो शेयर है वो झूमता हुआ नजर आया है। विजय केडिया ने 57,400 से ज्यादा शेयर 11 करोड़ रुपए में यहां पर खरीदे हैं और ये बल्क डील के जरिए 1906 करोड़ रुपए के आसपास शेयर्स खरीदे गए हैं। मंगलवार की क्लोजिंग से करीब 4.5% प्रीमियम पर ये शेयर खरीदे गए हैं। 8 अक्टूबर को जब ये खबर आई तो एमको एल्कोन इंडिया के शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया और 2301 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। अगली खबर संवर्धन मदरसन से जुड़ी है। दरअसल बड़े ग्राहक की चेतावनी से वार्निंग से संवर्धन मदरसन सहमा हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के बड़े ग्राहक BMW ने प्रॉफिट वार्निंग जारी की है। चीन में जारी दबाव के चलते BMW ने यह प्रॉफिट वार्निंग यहां पर जारी की है। अब 8 अक्टूबर को संवर्धन मदरसन का शेयर जब ये खबर आई तो करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 101 रुपये 22 पैसे के डे लो के करीब 101 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया। अगली खबर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी है। दरअसल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राइट्स इशू की डिटेल्स जारी की हैं। 950 करोड़ के राइट्स इशू की यहां पर डिटेल जारी की गई हैं और ये जो राइट्स इशू के जरिए करीब 68 करोड़ शेयर यहां पर जारी किए जाएंगे और इस राइट्स इशू का जो प्राइस है वो 14 से 33% के डिस्काउंट पर 13 शेयरों के बदले में यहां पर 8 राइट शेयर जारी होंगे। राइट इशू की जो रिकॉर्ड डेट है वो 14 अक्टूबर यहां पर तय की गई है। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान ये राइट इशू खुलता हुआ नजर आएगा। 8 अक्टूबर को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर ने 22 रुपये 95 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ और 0.3% की मजबूती के साथ 22 रुपये 40 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग होते हुए नजर आई। अगली खबर है आईआईएफएल फाइनेंस से जुड़ी। दरअसल आईआईएफएल फाइनेंस की सब्सिडियरी के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव यहां पर होता हुआ नजर आया है। आईआईएफएल होम फाइनेंस ने गिरीश कोसगी को एमडी और सीएफओ नियुक्त किया है। 30 अक्टूबर से ये जो एमडी और सीएफओ की नियुक्ति है ये लागू हो जाएगी। इससे पहले पीएनबी हाउसिंग के सीईओ रह चुके हैं गिरीश कोसगी। 6 अक्टूबर को आईआईएफएल होम फाइनेंस के सीईओ मोनू रत्रा का कार्यकाल यहां पर खत्म हो चुका है। 8 अक्टूबर को आईआईएफएल फाइनेंस के शेयर में डे हाई के करीब 490 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई, जो कि मंगलवार की तुलना में करीब 3% की बढ़त के साथ थी। अगली खबर टीसीएस से जुड़ी है। दरअसल टीसीएस $6 अरब खर्च करके एआई डेटा सेंटर यहां पर बनाने की प्लानिंग में है और अगले 5 से 7 साल में भारत में करीब 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाया जाएगा और हर 150 मेगावाट सेंटर पर करीब $1 अरब का खर्चा आएगा। ये जो फंडिंग है वो पूरी तरह से टीसीएस अपनी जेब से और कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर करेगी। इसके अलावा टीसीएस के रिजल्ट्स भी आए हैं जिसमें क्वार्टर टू में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर करीब 8.5% यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है और ये बढ़कर 12,904 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा FY26 के लिए प्रति शेयर 11 रुपए का दूसरा इंतरिम डिविडेंड भी टीसीएस की तरफ से जारी किया गया है। अगली खबर जुड़ी है टाटा ट्रस्ट से। दरअसल 10 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें ट्रस्ट के बड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया है और जल्द ही यहां पर जो टाटा ट्रस्ट में विवाद की खबरें आ रही हैं वो भी विवाद सुलझने की संभावना यहां से बढ़ गई हैं। टाटा इंटरनेशनल में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से ये जो नाराजगी है वो जताई जा रही है और टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स का करीब 66% हिस्सा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो मीटिंग हुई है वो शांतिपूर्ण रही है और जल्द ही ये जो मतभेद है वो भी सुलझते हुए नजर आएंगे।
अगली खबर है येस बैंक की। दरअसल येस बैंक एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। Q2 FY26 में एडवांसेस 6.5% यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और Q2 FY26 में ही डिपॉजिट भी 7% तक यहाँ पर बढ़ चुके हैं। SMBC के साथ ये डील पूरी हो चुकी है और SMBC के डायरेक्टर्स बोर्ड में शामिल हो चुके हैं, जिसके चलते स्टॉक में शुक्रवार को 8% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक ने 24 रुपये 30 पैसे का नया 52 वीक हाई भी यहां पर टच किया। अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। दरअसल इस हफ्ते 5 शेयरों की लिस्टिंग हुई है, जिसमें पहला नाम आता है पेस डिजिटेक का। इसकी जो लिस्टिंग है वो पॉजिटिव हुई है, लेकिन पॉजिटिव लिस्टिंग के बाद ये जो शेयर है फिसलता हुआ नजर आया है। NSE पर 225 रुपये के भाव पर ये लिस्टिंग होती हुई नजर आई है और इशू प्राइस से 2.7% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है। 219 रुपये प्रति शेयर इसका इशू प्राइस था और IPO कुल 1.59 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। IPO से कंपनी ने कुल 819 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को पूरी रकम यहाँ पर मिली है। OFS का कोई हिस्सा नहीं है, पूरी रकम कंपनी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है और लिस्टिंग के बाद 231 रुपये का हाई भी शेयर ने बनाया और 207 रुपये का लो भी छुआ। वहीं क्लोजिंग 216 रुपये के स्तर पर हुई, जो कि 225 रुपये के लिस्टिंग प्राइस से 4% नीचे है और 219 रुपये के इशू प्राइस से करीब 1.5% नीचे है। अगला IPO है ग्लोटिस लिमिटेड का। दरअसल इसकी जो लिस्टिंग है वो काफ़ी निराशाजनक यहाँ पर रही है। NSE पर 84 रुपये के भाव पर इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आई है और इशू प्राइस से करीब 35% डिस्काउंट पर यह IPO लिस्ट हुआ है। 129 रुपये प्रति शेयर इसका जो इशू प्राइस रखा गया था और कुल ये IPO है 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। इस IPO के जरिए कुल 307 करोड़ रुपए की रकम कंपनी ने जुटाई थी। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 160 करोड़ की रकम मिली और OFS से मौजूदा निवेशकों को 147 करोड़ रुपए की रकम मिली। 7 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 93 रुपये का हाई टच किया और 81 रुपये के आसपास का लोच हुआ और इशू प्राइस से करीब 36% नीचे 82 रुपये 73 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर फेप्टेक टेक्नोलॉजीज। दरअसल इसकी भी लिस्टिंग जो है वो कमजोर रही है। NSE पर 192 रुपये के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई है और इशू प्राइस से 0.5% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है। 191 रुपये प्रति शेयर था इसका इशू प्राइस जो तय किया गया था कंपनी की तरफ से और ये IPO करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था। IPO से कंपनी ने 230 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है और फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को पूरी की पूरी रकम यहां पर मिली है। OFS का कोई हिस्सा नहीं था, पूरी रकम कंपनी को ही गई है। और 7 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद 192 रुपये 50 पैसे का शेयर ने हाई छुआ और 182 रुपये 40 पैसे का लो भी छुआ और 5% के निचले सर्किट पर कारोबार का अंत हुआ। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स, इसकी जो लिस्टिंग है वो भी निराशाजनक रही है। दरअसल NSE पर इसकी जो लिस्टिंग है वो 81 रुपये 50 पैसे के भाव पर हुई है, जो कि इशू प्राइस से करीब 40% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। 135 रुपये इसका इशू प्राइस प्रति शेयर तय किया गया था कंपनी की तरफ से और IPO 3.25 गुना के आसपास यहां पर सब्सक्राइब हुआ था। IPO से कंपनी ने 122 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है और फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 24 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास की रकम मिली है और OFS से मौजूदा निवेशकों को 97 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है। 8 अक्टूबर को कमजोर लिस्टिंग के बाद शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और 85 रुपये 57 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। एडवांस एग्रो लाइफ, इसकी जो लिस्टिंग है वो मिली जुली यहाँ पर होती हुई नजर आई। NSE पर 114 रुपये के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई, जो कि इशू प्राइस से 14% प्रीमियम पर है। 100 रुपये प्रति शेयर IPO का इशू प्राइस तय किया गया था और IPO 56 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। IPO से कंपनी ने 192 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है और फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को पूरी की पूरी 192 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है। OFS का इसमें कोई हिस्सा नहीं था। पॉजिटिव लिस्टिंग के बाद शेयर में 5% का निचला सर्किट लगा और 8 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 114 रुपये 50 पैसे का हाई और 108 रुपये 30 पैसे का लोच हुआ और 5% के निचले सर्किट पर कारोबार की क्लोजिंग 108 रुपये 30 पैसे के स्तर पर होती हुई नजर आई। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉरपोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। चलिए अब रुक करते हैं कॉरपोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ।
तो पहली खबर जुड़ी है टाटा स्टील से। दरअसल ओडिशा के बाद टाटा स्टील को राजस्थान से डिमांड लेटर मिलता हुआ नजर आया है। कंपनी को 2410 करोड़ रुपए का डिमांड लेटर मिला है। ऑफिस ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइंस जयपुर से ये नोटिस मिला है और सुकिंदा क्रोमाइड ब्लॉक से 5वें साल डिस्पैच में शॉर्टफॉल के चलते ये नोटिस जारी किया गया है टाटा स्टील को। इससे पहले ओडिशा सरकार से भी ऐसा ही एक लेटर मिल चुका है, इसी तरह का नोटिस, और 2 सितंबर को ओडिशा एचसी ने कंपनी को मामले में अंतरिम प्रोटेक्शन भी दी थी। अगली खबर है फिनो पेमेंट्स बैंक की। दरअसल फिनो पेमेंट्स बैंक ने सेबी से मामला सेटल कर लिया है। कंपनी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई जो शुरू हुई थी उसका निपटारा किया गया है, ऐसा सेबी की तरफ से कहा गया है। 5.88 लाख रुपए का यहां पर भुगतान कंपनी ने किया है। ये जो मामला था ये पूरा सेटल कर दिया गया है। डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन से ये मामला जुड़ा हुआ था। कर्मचारियों के फ्रॉड का खुलासा नहीं कर पाया था बैंक, ये इसमें मेन खबर थी। और 7 अक्टूबर को फिनो पेमेंट्स बैंक के शेयर में 0.5% की मजबूती के साथ 312 रुपये 95 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ, जो कि 316 रुपये 30 पैसे के इंट्राडे हाई के करीब था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ, चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट की ओर। और पहली खबर है ग्रो से जुड़ी हुई। दरअसल ग्रो की वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार में एंट्री हो चुकी है। वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप फिजडम का यहां पर अधिग्रहण पूरा कर लिया है ग्रो ने, और सौदे के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की मंजूरी का जो इंतजार था वो भी आ चुकी है। डब्ल्यू के नाम से वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार में इसकी एंट्री हुई है और इसमें एचएनआईज और अमीर निवेशकों पर ज्यादा फोकस रखा जाएगा। मई 2025 में दोनों कंपनियों ने डील का ऐलान किया था और $15 करोड़ की रकम में दोनों कंपनियों में ये सौदा तय हुआ था। FY24 की चौथी तिमाही में एबिटा पॉजिटिव हुई थी विजडम, और FY24 में जो विजडम का रेवेन्यू था वो 84 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज किया गया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पर जाकर ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए प्राइम मेंबर। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।